nRT log V2 by V1। बस उतना ही होता है। क्या होता और है प्रेशर के टर्म में nRT ln V2 by V1। चलिए एक और आप बताइएगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू क्या होता है? चलिए आपको 7/5 होता है। अपना माइक ऑफ कीजिए। सृष्टि सुमन, बहुत दिन से नहीं पूछे आपसे भी। यस सर। चलिए आप एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला बताइए। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला बताइए। सर नहीं याद है उसका। ये तो गड़बड़ है ना, तब हम तो एक ही दिन ना पूछेंगे, डेली थोड़ी पूछेंगे सब लोग से, है ना। अब रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, ये समझ रहे हैं ना, यूट्यूब पर जाएगा। आप बताइए कि आपको ये सब नहीं याद है, जो सुनेगा वो क्या कहेगा आपके बारे में। चलिए प्रणव श्री, आप बताइएगा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बोलिए जल्दी से। चलिए उनका पेज नहीं पलटना है, जल्दी से बोलना है, इतना देर नहीं। हैप्पी राज, आपका टाइम खत्म हो गया। हैप्पी राज, अब आप ऑन करेंगे माइक अपना। चलिए हैप्पी राज आप बताइएगा, हीट सप्लाई इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा? P2 into V2 minus P1 into P2 V1 by देखिए ओमेगा आप तो माइनस 1। गलत हो गए। पहले एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं होता है, डेल क्यू जीरो होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए हम पूछे थे क्वेश्चन। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल क्यू जीरो होता है, ऑलवेज हीट सप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम दिमाग खोल करके जवाब देना। सुधांशु कुमार, यस सर। आप बताइएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। NCV डेल्टी। चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए डेल क्यू जीरो होता था तो डेल यू बराबर होता था माइनस डेल डब्ल्यू, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। हम बोले ना कि सबका दिमाग कितना आप बार रिवीजन किए हैं वो चेक करेंगे। चलिए अगला बार गौरव बताएंगे। आप बताइएगा, गौरव कुमार सुन रहे हैं ध्यान से? गौरव चलिए आप बताइएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताइएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस सर। पेज नहीं पलटना है। नहीं पलट रहे सर, नहीं होता है सर शायद। शायद तो सही है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर जब राइज ही नहीं करेगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। चलिए आप पास हो गए, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद खुशी कुमारी। यस सर। चलिए आप बताइएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप बताइएगा वर्क डन का फॉर्मूला। 2.303 nRT log 10 into V2 by V1। ठीक है, आप प्रेशर में रहेगा तब P1 by P2 बस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, याद है अच्छे से। शिवम द रॉक, चलिए आप बताइएगा, शिवम द रॉक। हाँ सर।
चलिए आपको बताना है, आइसोबारिक प्रोसेस में, हाँ आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बोलना है। एनसीवी डेल्टा टीसी। एनसीवी डेल्टा सही है। चलिए लगता है बहुत लोग ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं थोड़ा, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो एसी वर्मा का भेज ही चुके थे, है ना। आप लोग बताइए कि 1 से 5 तक में किनको क्या क्या पूछना है, वो बता दीजिए हमको केवल थर्मोडायनेमिक्स में 1 से 5 तक में। सर 2 नंबर का बी। अच्छा 2 नंबर बताएंगे। चलिए आइसोथर्मल पेज नंबर देखिए हम बता देते हैं, पेज नंबर 62 है आपका। 62 नंबर एससी वर्मा का। हम जितना क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे हम इधर लिख देते हैं। HCV बुक सेकेंड पेज नंबर 63 या 62 जो भी है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहली बार हमको पहला बताना है, दूसरा बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 सर। चलिए 11 12 16 4 5 बताना है। 11 12 16। चलिए ये क्या, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। 1 2 4 5 11 12 16 और किन्हीं को कुछ 17। चलिए 5 से 10 तक में किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है। 5 से 10 तक में खाली है बहुत सारा जगह, बोलिए जल्दी से। नंबर 7 सर। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर। और बोलिए कोई, आराम से बोलिए, शर्माने का नहीं है, डरने का नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं, खाली वहां देख रहे हैं। जैसे माइक ऑन करते हैं आपका दिखा देता है सिंबल। बोले 5 से 10 के बीच में पूछिए। सर 10 नंबर। 10 नंबर ठीक है। चलिए अब हम बताना शुरुआत करते हैं, बाकी फिर हम अपने मन से भी बताएंगे कि कौन क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग तो अंदाजे भी कुछ कुछ मारते हैं ना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन समाप्त हो जाए उसके बाद फिर हमसे मिलिएगा कि आप सही है कि गलत है आप। देखिए कहता है थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मतलब, इंसुलेटेड का मतलब वैसा दीवार बनाया गया है जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कहता है कॉपर वेसल कंटेन वाटर एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बर्तन है यानी एक वेसल है, कॉपर का बना हुआ है, और ये जो है थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है मतलब डेल क्यू हीट का ट्रांसफर इस सिस्टम में नहीं होगा। तो थर्मली इंसुलेटेड है। इसमें पानी रखा गया है, पानी इसमें वाटर है अंदर बंद, जो कि इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फाइनल टेम्परेचर है जो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। द मास ऑफ वेसल इज 100 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम। मास ऑफ कॉपर जो है 100 ग्राम है, और मास ऑफ वाटर जो है 200 ग्राम है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। हीट कैपेसिटी सबका दिया हुआ है। कहता हाउ मच हीट ट्रांसफर टू द लिक्विड वेसल सिस्टम। लिक्विड वेसल सिस्टम में कितना हीट ट्रांसफर होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको तो पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर, है ना, तो आपको तो पहले ही पता चल गया। जरा ध्यान से देख लीजिए कि थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है तो हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी डेल क्यू 0 होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ऐसे पहला दूसरा तीसरा जो है आपका हीट का क्वेश्चन भी जनरली नहीं है। ठीक है, हीट का क्वेश्चन भी जनरली नहीं है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए इसके बाद है आपका हाउ मच वर्क हैज बी डन ऑन द सिस्टम।
कहता है सिस्टम पर कितना वर्क हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, सिस्टम पर कितना वर्क हुआ ये आपको निकालना है। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, है ना। तो बात को अगर समझते हैं आप अच्छी तरह से तो यहाँ पर क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जबकि आप बताइए सेकेंड विग्रसली, देखिए एक वर्ड है जिसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, SHAKEN, सेकेंड विग्रसली मतलब होता है जोर जोर से उस सिस्टम को हिलाना। यानी कि आप बात समझ लीजिए, आपके पास बोतल होता है, जनरली सुबह सुबह पानी थोड़ा सा भर करके उसमें क्या करते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं, क्यों, बोतल साफ करने के लिए। तो हिलाने के बाद बोतल जल्दी साफ क्यों होता है, तो उसका दो रीजन है। एक रीजन तो कॉलिजन के कारण पार्टिकल इधर उधर हो जाएगा फिर बाहर निकल जाएगा। दूसरा आप याद कीजिए ठंडे के दिनों में अगर नारियल तेल पैराशूट वाला होता होगा वो बाहर नहीं गिरता है, जल्दी जम जाता है, तो उसको जोर जोर से हिलाने के बाद गिराते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंड विग्रसली के बाद क्या होता है, जोर जोर से हिलाने के बाद क्या होता है, उसमें हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होगा तो वर्क डन हुआ, यानी आप जोर जोर से हिलाए हैं उसी के कारण वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब समझिए, इस बोतल को जोर जोर से जब हिलाए हैं आप अच्छे से, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा है वो आपके वर्क डन के कारण ही बढ़ा है। यानी बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस तरह से सोचेंगे कि वर्क, हाउ मच वर्क हैज डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पर कितना काम किए, तो वो जो होगा आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी डेल डब्ल्यू जो होगा आपका वह हीट एनर्जी गेन बाई वेसल वाटर सिस्टम, हीट गेन बाई हीट गेन बाई मतलब हीट या हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी, या फिर ऐसे लिखेगा हीट एनर्जी इंक्रीज, हीट एनर्जी इंक्रीज ऑफ क्या, वाटर प्लस वेसल। ठीक है, वाटर प्लस वेसल का। तो वर्क डन जो होगा आप बताइए, यहाँ पर आपका ये गैस नहीं है, TNCV डेल्टी वगैरह फालतू फालतू फॉर्मूला लगाइएगा, ये लिक्विड है और आपका सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड में कौन सा फॉर्मूला लगता है हीट का, श्रीमती, याद है कि भूल गए श्रीमती जी को? किसके लिए, वाटर के लिए, और SM डेल्टी किसके लिए, कॉपर के लिए, यानी वेसल के लिए। अब देखिए डाटा सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है आपका डेल डब्ल्यू के लिए। देखिए वाटर का जो है स्पेसिफिक 4200 दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ है। अब मास ऑफ वाटर 0.2 kg है, और टेम्परेचर जो इंक्रीज किया है 15 से 17 यानी 2 हुआ है, प्लस ये ब्रैकेट में करके फिर प्लस इसका दिया है जो 420 दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है एस, मास 0.1 और 2 दिया है कॉपर का, दोनों को जोड़ जाड़ दीजिएगा यही वर्क डन हो जाएगा। और कहता हाउ मच इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसा कितना करेगा, तो जितना जो हीट सप्लाई किए, क्योंकि डेल क्यू 0 है, तो जो आप इस पर वर्क डन हुआ वही होगा आपका इंटरनल एनर्जी। यानी सी में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी होगा जो वर्क डन के बराबर होगा। इस बात को याद कर लीजिए, ये क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, सेकंड नंबर। हाँ बोलिए। सर डेल यू 0 होगा ना? नहीं, इंटरनल एनर्जी इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए अंदर का सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, आपका हर हाल में बढ़ेगा, 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ये आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में डाल दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये एक्चुअली आपका समझिए कि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, इतना ही समझ लीजिए आप, सिंपल सा बात। चलिए अब बी पार्ट मतलब सेकंड, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है। जो देखिए सॉल्यूशन करके पूरा भेजना है, अब बहाना नहीं बनेगा। आज जो है जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबका लास्ट तक सॉल्यूशन आज सर मिला मिला भेजना है, डायरेक्ट नहीं, ये नहीं जैसे कि हम बना दिए वैसे ही छोड़ देना है।
सबका आंसर भी भेजना है आपको, बस इतने ही सोच लीजिए। तो अब जो है हम सेकेंड नंबर में आते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, उस फिगर को आप बुक में देख रहे होंगे बड़े आराम से कि 2 नंबर में एक फिगर बनाया हुआ है और एक पुल्ली के सहारे यहाँ पर एक चक्री है। ये चक्री जो है ऐसे नाच रहा है, ऐसे पुल्ली के सहारे, और इस दूसरे पुल्ली के सहारे एक ब्लॉक जो है आपका यहाँ हैंग कर रहा है, जो 12 केजी का ब्लॉक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ एक सिस्टम है, इस तरह से पैक्ड सिस्टम है। यहाँ पर नीचे जो है आइस लगाया हुआ है, बर्फ है यहाँ, और ये 0 डिग्री पर आइस है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कहता है पैडल कपल विद अ मास ऑफ 6 द पैडल इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी 4200। इसका हीट कैपेसिटी 4200 दिया हुआ है। इन एडियाबेटिक कंटेनर, इसका कंटेनर जो है एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक कंटेनर या वाल कह दीजिए। एडियाबेटिक वाल है, बात देखिए, एडियाबेटिक कंटेनर या एडियाबेटिक वाल आप लिखिए। पैडल इमर्ज्ड इन लिक्विड इतना, कंसीडर अ टाइम इंटरवल इन विच 12 kg ब्लॉक फॉल स्लोली थ्रू 70 सेंटीमीटर। ये है जो 70 सेंटीमीटर चला गया। कितना सेंटीमीटर? एक्स जो है 70 सेंटीमीटर नीचे चला गया। आपका टी जो है उसमें लगा है, टाइम जो लगा है उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कंसीडर टाइम इंटरवल इन बीच। अच्छा, टाइम इंटरवल नहीं दिया, केवल कहा है कि 70 सेंटीमीटर वो नीचे चला गया है। ठीक है, फिर कहता है हाउ मच हीट गिवन टू द लिक्विड वेसल सिस्टम। ये नंबर में फिर कहता है लिक्विड वेसल सिस्टम को कितना हीट दिए। तो जब एडियाबेटिक वाल बना ही दिए तो हीट कहाँ दीजिएगा, वो 0 हो गया। बी पार्ट में देखिए क्या है, बी पार्ट में कहता है हाउ मच वर्क इज डन ऑन द लिक्विड। लिक्विड पर कितना काम किए। तो देखिए लिक्विड पर जो काम हुआ वो पैडल के थ्रू हुआ। क्यों? कि पैडल जब तेजी से नाचने लगा होगा इसको नीचे जाने से, तो वाटर पार्टिकल के थ्रू वो कोलिजन किया होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो कोलिजन किया होगा, जबरदस्त कोलिजन किया होगा। बस इतनी सोचिए, बहुत जबरदस्त कोलिजन किया होगा। जब कोलिजन किया होगा तो उसके कारण हीट डेवलप हुआ होगा। तो जो वर्क डन होगा वो हीट के बराबर ही होगा। यानी जो वर्क डन होगा यहाँ पर, हाउ मच वर्क हैज डन ऑन द सिस्टम, तो हीट मतलब टेम्परेचर जो हीट हुआ है, तो वर्क डन जो होगा आपका, इसमें जो वर्क डन हुआ होगा वो हीट जनरेट किया होगा। हीट जनरेट कितना हुआ होगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा। तो जितना ये नीचे गया होगा ना, जितना ये नीचे गया होगा, नीचे जाने का मतलब जब वो नीचे गया होगा तो इस बात को समझ लीजिए, जब नीचे गया होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा। और स्लोली गया है, ये कैसे गया है? स्लोली मतलब धीरे धीरे गया है। तो स्लोली गया है तो वर्क डन जो होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या होगा, ब्लॉक होगा। वर्क डन मतलब कि आप पूरा लैंग्वेज अगर हमसे लिखवाइएगा तो हम यही लिखेंगे, वर्क डन ऑन द लिक्विड, वर्क डन ऑन द लिक्विड बराबर होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। क्योंकि वो नीचे जाएगा उसके कारण ही पैडल घूमा। आप पैडल घुमा तभी आपका इस पर वर्क डन हुआ, कोलिजन के कारण तेजी से। तो इसका मतलब अब क्या हुआ वो समझ लीजिए अब। तो mgh तो mgh हो जाएगा। तो m कितना 12 kg 9.8 और h जो है 0.7 70 सेंटीमीटर के बाद ये लिए हैं। इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी। कहता है राइज इन टेम्परेचर बताइए कि कितना होगा, ये बात आपको बताना है। राइज इन टेम्परेचर, तो देखिए राइज इन टेम्परेचर जब निकालिएगा तो ध्यान से समझ लीजिए, जो वर्क डन हुआ वही इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी होगा। तो राइज इन टेम्परेचर मतलब वर्क डन जो होगा यानी चेंज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बराबर होगा वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन होगा। अब देखिए ये गैस नहीं है कि एनसीवी डेल्टी लगा दीजिएगा, पहले ही बोले थे, याद कीजिए थर्मोडायनामिक्स जब चालू किए थे तो सबसे छोटा छोटा पॉइंट क्या लिखवाते थे,
सबसे छोटा छोटा पॉइंट यही लिखवाते थे आपको कि देखिए याद कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो फार्मूला लागू होता है वो गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है, और यहाँ तो लिक्विड है ये, तो यहाँ पर आपका इंटरनल एनर्जी का फार्मूला वो नहीं लगेगा, यानी एनर्जी का फार्मूला क्या है वही लगेगा, यानी एसएम डेल टी, एसएम डेल टी वही एनर्जी बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर एस एम डेल टी बराबर, इसको गुना भाग करके लाइएगा तो 84 जूल के आसपास आने वाला होगा आंसर, हमको पता है, देख लेते हैं इस आंसर पलट करके। 84 जूल है, क्या है 84 जूल है। आपको कहता है इंक्रीज इंटरनल एनर्जी बताइए, टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो 84 बाई वाटर का 4200 होता है एस, और मास ऑफ वाटर इसमें कितना दिया था वो क्वेश्चन में देख लीजिए, मास ऑफ वाटर जो इसमें दिया हुआ है, सॉरी हीट कैपेसिटी दिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया था, तो आपको यहाँ फार्मूला सी डेल टी हो जाएगा, क्या होगा, हीट कैपेसिटी देगा तो सी डेल टी यहाँ फार्मूला हो जाएगा, केवल इससे डिवाइड कर दीजिएगा आपको, तो आपको आ जाएगा राइज इन टेम्परेचर जो हो जाएगा 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर आपका। हीट कैपेसिटी के लिए वही फार्मूला होता है। अब इसमें बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है तो, अब बोलिए जल्दी से, किन्हीं को भी कष्ट है तो बता सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ये मिट जाएगा फिर। चलिए, तो डाउट नहीं है, तो अब आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बुक सामने रखिए, और बुक जिनके पास नहीं है जब हम भेज देते हैं ना, तो कम से कम क्वेश्चन कॉपी में उतार के रखिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है, और आपके साथ साथ हम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कहता है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको उसको अगर ध्यान से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को, तो 4 नंबर में कहता है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। अब गैस आ गया, यानी कि यहां से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर नाम सुनिए, रिजिड कंटेनर, कंटेनर इज रिजिड। What are the meaning of rigid container in thermodynamics? Rigid container, container. What are the meaning of rigid container in adiabatic? मतलब क्या आपका थर्मोडायनेमिक्स, रिजिड कंटेनर मतलब हुआ ये फैलेगा नहीं, इसके अंदर जो गैस है ना वो भी नहीं फैलेगा। अगर कंटेनर को पैक कर दिए तो गैस कैसे फैलेगा, फैलवे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा। जैसे कुकर में पानी थोड़ा सा डाल करके क्या कीजिए, ऊपर सीटी को पूरा दाबले रहिए कस के, आप पूरा हीट दीजिए, तो अंदर गैस फैलेगा, नहीं फैलेगा, क्योंकि ये कंटेनर रिजिड है। और रिजिड कंटेनर में जो गैस नहीं फैलेगा तो वॉल्यूम जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, रिजिड कंटेनर इन थर्मोडायनेमिक्स का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी डेल भी 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 होगा, इसकी फुल गारंटी है। प्रोसेस को समझिए, टर्म को समझिए, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो हमसे बातचीत कर लीजिए, यानी कि जो भी आप सोचते हैं, है ना। अब कहता है रिजिड कंटेनर है, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, रिजिड कंटेनर। अब कहता है इसमें हीट सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई किए हैं, इतना हीट सप्लाई किए हैं डेल क्यू आपका 100 जूल। तो अब आप बताइएगा अंशु कि ये हीट सप्लाई किए हैं सिस्टम को, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सप्लाई किए हैं सिस्टम को तो हीट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलिए कोई भी बता सकते हैं। अब नेगेटिव, आ करके मोबाइल में घुस करके मारेंगे जो नेगेटिव बोले, समझ गए ना, घुस जाएंगे 2-4 झापड़ लगा के फिर आ जाएंगे इधर। आप देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री वाला बात मत लगाइएगा, फिजिक्स में फिजिक्स वाला बात लगाइएगा। हम बाहर से देखते हैं, आपके बॉडी को हीट दे दिए तो आपके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, आपको हीट देंगे तो आप गर्म महसूस कीजिएगा, तो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी हीट सप्लाई यहाँ पॉजिटिव। हम साइन कन्वेंशन भी लिख दिए थे, उसके बाद पूछ रहे थे बोर्ड पर लिख करके आपसे। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ
साइन कन्वेंशन भी नहीं याद है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से सुनते रहिए। डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ये बात आप समझते हैं। अब बताइए, डेल क्यू है 100 और डेल यू वर्क डन है 0, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? 100 जूल हो गया। क्या हो गया? 100 जूल। यही तो पूछ रहा था आपसे कि बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, यानी कि रिजिड कंटेनर में जब हीट दीजिएगा तो हर हाल में उसके अंदर इंटरनल एनर्जी सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं रिजिड कंटेनर में। इस बात को ध्यान रखना है। अगर बात को समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर आप लोग पढ़िए और फिर मैं बतलाने के लिए तैयार हूं। जब तक समझेंगे नहीं बात को तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब इधर जो है हम 5 और 7 के ऊपर इधर मिटा देते हैं, है ना? हमको 5 नंबर बताना ही है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करता है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, मतलब ग्राफ व्राफ नहीं दिया। जब तक ग्राफ बनेगा नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कहता प्रेशर ऑफ गैस चेंज लिनियरली विथ वॉल्यूम फ्रॉम, कोऑर्डिनेट में दिया है, प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट दिया है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट दिया है तो पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। बिना ग्राफ बनाए इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं, बस इतना ही याद रखिए। बिना ग्राफ बनाए इस क्वेश्चन को आप बना ही नहीं सकते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का दिया है ग्राफ। अब प्रेशर जो दिया है कप्पा में दिया है, क्या चीज में दिया है? किलो पास्कल में दिया है। और वॉल्यूम जो दिया है सीसी में दिया है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर क्यूब इसको कहते हैं, सेंटीमीटर का पावर 3 कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? इसको में दिया है। देखिए कोऑर्डिनेट जो है जो किलो पास्कल में दिया है 10 दिया है, एक बार 50 है, एक बार 200 है, एक बार कितना है? तो आप पहले प्रेशर का देखिए कोऑर्डिनेट देखिए। मान ली 10 यहां मानते हैं तो 50 कोऑर्डिनेट यहां मानेंगे, यहाँ 10 यहाँ 50 मानेंगे, कप्पा किलो पास्कल। और वॉल्यूम का दिया है 200 सीसी और 50 सीसी दिया है। तो 50 सीसी अगर यहां मान लेते हैं तो 200 सीसी इधर मान लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में ये दिखाइएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन में पहला कोऑर्डिनेट कहां है? चलिए जुड़ने दीजिए 1 मिनट सब लोग को।
चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए इधर। चलिए बात को समझिएगा अच्छी तरह से। एगो फिजिक्स वाला कौन ज्वाइन करते हैं जी? हाँ, नया नया नाम रखते हैं, है ना। चलिए, एगो तो बहुत दिन के बाद दिखे हैं मेरे क्लासरूम में। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब कोऑर्डिनेट की बात कीजिए, क्वेश्चन को समझने की बात कीजिए। कहता है प्रेशर ऑफ गैस चेन लिनियरली विथ अ वॉल्यूम फ्रॉम 10 किलो पास्कल टू 200 सीसी, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो है 10 किलो पास्कल 200 सीसी का है। तो अब आप ही बताइए 10 किलो पास्कल ये हुआ और 200 सीसी यहाँ हुआ, तो दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा। देख लीजिए इस पोजीशन पर मिलेगा। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट जो कहता है 50 किलो पास्कल और 50 सीसी है, तो 50 किलो पास्कल यहाँ, 50 सीसी यहाँ है। और कहता है कि वॉल्यूम जो चेंज किया वो लिनियरली किया है। लिनियरली मतलब ऐसे गया है, एक लाइन से गया, स्ट्रेट लाइन में गया है, और इनिशियल से फाइलम इधर गया है, मतलब इस तरह से गया है। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, ये बताइए अब आप। देख लीजिए ध्यान से। बात ध्यान से समझ लीजिए, बात को अच्छी तरह से कि आखिर क्या करना है। जो किन्हीं को कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो हमको बतलाइए, हम एकदम तैयार हैं आपको बतलाने के लिए हर हाल में। क्या ग्राफ बनाए बिना ये क्वेश्चन बन सकता था? आप लोग अगर बनाए होंगे तो क्या बनाए होंगे, कैसे आंसर मिलाए होंगे, तो देख लीजिए। और कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस है? ध्यान से सोच करके बताना है कौन सा प्रोसेस है जो पढ़ाए हैं उसमें से। पीवी ग्राफ। प्रोसेस पीवी ग्राफ। आप कौन दुनिया में रहते हैं? प्रोसेस क्या वो है, आप नाम बताइए नीतीश कुमार। प्रोसेस का नाम बताइए। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, कौन कौन प्रोसेस पढ़ा चुके हैं? कौन कौन सा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुके हैं वो बताइए। 5 सर आइसोथर्मल। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपना माइक ऑफ कीजिए। ये कोई प्रोसेस नहीं है। आइसोथर्मल में पीवी ग्राफ टेढ़ा होता है, हाइपरबोला होता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको समझिए। आप लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं रहता। ये कोई प्रोसेस नहीं है जो आप बना रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। आप इसीलिए तो हम आपको बोले कि अगर कोई आंसर भी मिलाए होंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस का फर्क लगाए होंगे। आप प्रोसेस सोचेंगे तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला लगाए होंगे, तब बना दिए होंगे क्वेश्चन। यहाँ पर प्रोसेस कोई नहीं है, तो प्रोसेस जब नहीं हुआ, वर्क डन निकालना हो
तो पीवी ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। अब बिना ग्राफ का तो एरिया आपसे निकलेगा नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन जब तक ये मतलब कि लैंग्वेज का क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, इस लैंग्वेज में ग्राफ नहीं दिया था बुक में, क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया, ग्राफ अपने से ड्रॉ करना जाता है। तो अपने से जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम एक्सिस, याद कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिधर वॉल्यूम एक्सिस रहेगा ना, जिधर वॉल्यूम लिखल रहेगा ना, उधर लाइन ड्रॉ कीजिएगा परपेंडिकुलर। तो वॉल्यूम इधर है तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहां से यहां तक ऐसे, ग्राफ के दोनों एंड से ड्रॉ कर दिएगा ऐसे। अब यह ग्राफ के दोनों एंड से जब ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ये फिगर हो गया एक ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इस फिगर का नाम क्या है? बोलिए जल्दी इसको भी। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया यानी वर्क डन बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। और ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल ये है और ये है, ये किलो पास्कल में है, कप्पा में है। तो एक साइड है 10 और एक साइड है 50, तो 50 प्लस 10 किलो पास्कल में है। किलो को ऐसे लिखते हैं 10 टू पावर 3 लिखते हैं, और इनटू ये पैरेलल साइड के बीच का हाइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो 50 से 200 के बीच का दूरी जो होगा 150 होगा, ये बात आप समझते हैं। लेकिन सीसी में है, इसको मीटर क्यूब लेना है, सब ऐसा में लेना है, याद रखिएगा 10 टू पावर -6। फिर से बोल दिए हैं मीटर क्यूब में लेना है सेंटीमीटर क्यूब से, और उसके लिए 10 टू पावर -6। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको गुना भाग कीजिएगा तो 60 हो जाएगा बटा 2, यानी 30 गुने 150 गुने 10 टू पावर -3, क्योंकि ये 3 और 3 में गायब हो गया। अब देखिए 1 2 3 0 यानी 4.5 जूल आ गया। अब बताइए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? हाथ से बोलिए जो बोलना चाहते हैं, एक बार में सही सोच करके। निगेटिव। इतना देर निगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। देखिए ना इधर जा रहा है ग्राफ, वॉल्यूम घट रहा है। पहले वॉल्यूम 200 सीसी था, 150 सीसी है। तो वॉल्यूम वर्क डन में होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन यदि वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन निगेटिव होगा। यानी यहाँ पर वर्क डन जो आएगा फाइनल लिखिएगा, वर्क डन बराबर आप लिखिएगा -4.5 जूल आपका वर्क डन हुआ। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा एकदम। फिर कहता है इफ नो हीट इज सप्लाई और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी इस प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डेल क्यू 0 है। तो कहता है इंटरनल एनर्जी की बात कीजिए क्या होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी बाय फर्स्ट लॉ, अब पूरा नहीं लिखेंगे बार बार, बहुत लंबा हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ लिख दिए, कहानी खत्म। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, फॉर्मूला यही होता है। और डेल क्यू क्वेश्चन में 0 दिया है, यानी कि 0 दिया है, और डेल यू निकालना है। अब वर्क डन जो है निगेटिव में 4.5 जूल था, तो डेल यू बराबर आ गया पॉजिटिव में 4.5 जूल। यानी कि आप बात समझ लीजिए, जब वॉल्यूम घटा होगा इस पर उस पर आप वर्क डन किए होंगे, और डेल क्यू जो है आपका क्या है, आपका 0 है, इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं, बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जो देखिए इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए पहले फार्मूला वगैरह सब याद होना चाहिए। अब आप 6ठा नंबर क्वेश्चन ही पढ़िए, हम लगातार बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग डर गए हैं पूछने में भी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए हमको, और आप खुद पहले समझिए कि उसका लैंग्वेज क्या कह रहा है, और हम जो बताएंगे उस लैंग्वेज से मैच करवाइए, ठीक है, तब जाके काम आपका करेगा। बात समझने की कोशिश कीजिए आखिर क्या है जो। देखिए अगर अब आप 6 नंबर की बात करते हैं, कहता है एन आइडियल गैस
taken from initial state I to final state F in such a way ratio of pressure to the absolute temperature remains constant। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको उसको समझने की अगर आप कोशिश करते हैं तो कहता है रेशियो प्रेशर टू द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये कांस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, रेशियो ऑफ प्रेशर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दिया है, वर्क डन आपसे पूछ रहा है, तो फालतू में दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा सीधा सीधा दिमाग लगाइए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बी नो डेट, आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी भी बराबर nRT जानते हैं। आप बताइए P बाई टी कॉन्स्टेंट है, P बाई टी कॉन्स्टेंट है, तब V बराबर लिखे nRT बाई P। अब बताइए P बाई टी कॉन्स्टेंट हो या T बाई P कॉन्स्टेंट, तो बात यह तो बराबर है ना, ये अलग अलग हुआ, ये बताइए आप। अगर किन्हीं कन्फ्यूजन तो बोलिए। P बाई टी कॉन्स्टेंट दिया है क्वेश्चन में और हम कह रहे हैं T बाई P भी कॉन्स्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। और कोई भी आप गैस सिस्टम लीजिएगा तो R कांस्टेंट होगा और N भी कांस्टेंट होगा। दैट इज आप कह सकते हैं वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। एक बात समझ लीजिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल भी 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, P डेल भी यानी 0 ही होगा हर हाल में। बात समझ में आया कैसे कैसे सोचना था, जो बोलिए ध्यान से, बात समझ में आ गया। यस किन्हीं को सर। कुछ हमसे बहस भी करना है, बोलिए जल्दी से। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे दिया था और समझना कैसे है, जो प्रोसेस को समझिए। देखिए मैं बार बार कर रहा हूं कि कंसेप्ट को पकड़िएगा ना तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, आपको एकदम मजा आ जाएगा। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड में मत रहिए, सीधा सीधा। देखिए अब 7th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, केवल दोबारा तिबारा आप लोग बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें पीवी ग्राफ के बदले वीपी ग्राफ दिया। देखिए एग्जाम में कैसे उल्टा होता है, हम हमेशा पीवी ग्राफ बताते हैं, इसमें वीपी ग्राफ दिया हुआ है। इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, ठीक है। आप प्रेशर जो है कप्पा में है, किलो पास्कल में है, और वॉल्यूम जो है आपका सीसी में है। क्या चीज में है, सीसी में है। देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट दिया, मतलब एक हम पहले बना लेते हैं, ऐसा दिया हुआ है, बात समझ लीजिए, ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा आपका ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिए ग्राफ। ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ पर है। यहाँ पर एक बीच से भी एरो ऐसे गया है। देखिए यहाँ पर दिया है एक एक एरो इस पाथ में, इस पाथ में 2-2 एरो दिया है, एक साथ 2-2 एरो दिया है, और यहाँ पर एक साथ 2-2 एरो दिया है, और इस पाथ में एक साथ 3-3 एरो दिया है। ये सब का बात तो आज तक हमको समझ में नहीं आया है, आप लोग को अगर आया है तो हमको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। 3-3 एरो, 2-2 एरो, ये कोई बात हुआ। 10 है, ये 30 है, और ये 10 है, और ये 25 है। यही ग्राफ आपका देखिए दिया हुआ है बुक में। कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस इन ईच ऑफ 3 पाथ। वर्क डन निकालना है हर एक में कि क्या होगा। तो देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा, उसमें 1% भी नहीं घटेगा। तब कोई हमसे बता सकते हैं कि इस रास्ता में यहाँ पर जो है एक एक एरो दिया है, इधर 2-2, इधर 3-3, ऐसा क्यों दिया है, क्या रीजन हो सकता है। आप लोग तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछे भी नहीं थे, 6 नंबर हम अपने मन से सब बता रहे हैं। अब सर वर्क डन क्योंकि पाथ फंक्शन होता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन होगा। देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अलग पाथ है, मतलब इंडिकेट करने का वो तरीका है कि एक एरो वाला अलग पाथ है, 2 एरो वाला अलग पाथ है, 3 एरो वाला अलग पाथ है। अब आप लोग बताइए ये साइक्लिक प्रोसेस है कि असाइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं है, ये बताइए। नो सर साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है, ये मत सोचिए कि घेरा बंद हो गया तो साइक्लिक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आके आपको यहीं रुक जाना है, तो साइकिल कहाँ बना। साइकिल मतलब घेरा पूरा हो जाना चाहिए, एरो के अनुसार चलता है।
फिजिक्स में ये मत सोच लीजिए कि डब्बा बंद है तो साइक्लिक हो गया। वो मैथ 8वां क्लास वाला मत सोच लीजिए कि ऐसे कैसा हूं बंद हो गया तो साइक्लिक हो गया, वैसे नहीं है ये। साइक्लिक का मतलब होता कि एरो चारों तरफ से घूम जाता, मतलब इधर से ऐसे दिया हुआ था, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तब होता साइक्लिक। साइक्लिक एरो मिल जाता तब होता, ये एरो नहीं है, यहीं से यहीं जाके रुकना है, इस रास्ते से यहां जाके यहां रुकना है, इधर से इधर जाके डायरेक्ट रुकना है, कोई पाथ साइक्लिक नहीं है। और यहाँ 3 अलग अलग रास्ता है और तीनों अलग अलग रास्ते के लिए आपको वर्क डन निकालना है, तीनों अलग अलग रास्ते के लिए वर्क डन निकालना है, इस बात को समझिए। यहाँ वर्क डन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, अभी सीधा आपको निकालना है। चलिए मैं बारी बारी से है ना बनाता हूं क्वेश्चन को, और जिनका जिनका नाम लेंगे वो केवल माइक ऑन रखेंगे, बाकी कोई नहीं, ठीक है। किनसे, चलिए सबसे पहले मिन्नी कुमारी, बहुत दिनों से नहीं पूछे हैं आपसे हम, है ना। मिन्नी कुमारी अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। देखिए हम हर एक क्वेश्चन में चलते हैं, पहला हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं फॉर पाथ ए सी बी के लिए चलते हैं, मतलब हम इस पाथ के लिए हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो आप बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस पाथ के लिए जब वर्क डन निकालना चाहते हैं तो देखिए शॉर्टकट में लिखा जाता है, सिंबल समझिएगा, आप लोग बाद में कंफ्यूज कीजिएगा तब फिर से वीडियो खोल करके देख लीजिए। वर्क डन ए सी बी पाथ का क्या होगा, तो वर्क डन जो होगा आपका ए से सी अलग पाथ है, मतलब ए से सी अलग फंक्शन है, और फिर वर्क डन जो है सी से बी अलग है, मतलब एक साथ आप वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहां से यहां तक अलग ग्राफ है, यहां से यहां तक अलग ग्राफ है वो। तो मिन्नी कुमारी आप बताएंगे ए से सी कौन सा प्रोसेस है। ए सी सी सर। सर बता रहे हैं। ये सब रिपीट नहीं करना है, सिर्फ आंसर बोलना है। सर आइसोबेरिक। आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो आइसोबारिक हो ही नहीं सकता है। प्रेशर देखिए इधर है ग्राफ में, प्रेशर बढ़ रहा है, आइसोबारिक नहीं होगा, ये आइसोकोरिक होगा, और ए से सी आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक है तो देखिए वर्क डन आपको निकालना है ए सी बी का, इसलिए आइसोकोरिक का वर्क डन 0 होता है। याद कीजिए पी डेल भी, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। अब आप अपना माइक ऑफ कर लिए मिन्नी कुमारी। अब आयुष रंजन 001, अब बताइए आयुष रंजन सी से बी कौन सा प्रोसेस है, ये बताइए जो प्रोसेस पढ़े हैं आप। सर आइसोफोरिक। अब की बार फिर आप झापड़ खाइएगा, ए से सी जो बी, सी से जो बी है ये आइसोबारिक हुआ। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर के परपेंडिकुलर है, देख लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। देखिए लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जिनको भूल जाइएगा ना तब वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा यूट्यूब से कि हम क्या क्या बोल रहे हैं जो। इसीलिए तो फिजिक्स में सॉल्यूशन देखने से फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, जब तक आप देखेंगे जब तक वो फायदा नहीं होगा कि हम क्या क्या बोले हैं, क्योंकि जितना बात बोल रहे हैं ना सॉल्यूशन में उसका 10% बात लिख रहे हैं। ये जो है आपका सी से बी प्रोसेस जो है आपका आइसोबारिक प्रोसेस हुआ। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला होता है पी डेल भी होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में फार्मूला होता है पी डेल भी होता है, यानी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल होता है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए वर्क डन जो लिखिएगा ए सी बी प्रोसेस का, ए सी बी प्रोसेस का, ये तो 0 हुआ, अब इसको लिखना ही नहीं है। अब इस प्रोसेस में प्रेशर जो है 30 किलो पास्कल है, देखिए 30 किलो पास्कल है, तो 30 दिया हुआ है, किलो मतलब 1000 होता है। अब फाइनल वॉल्यूम देखिए यहाँ है, एरो इधर से इधर गया है, तो बी वाला फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम के सामने कोऑर्डिनेट है 25 सीसी, इनिशियल के सामने है 10 सीसी, तो 25 में से 10 घटा दीजिएगा, और सीसी का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। याद हो गया, एक सीसी में 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट कन्वर्सन याद कर लीजिए। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा,
देखिए यहाँ पर 3 जीरो तो पहले गया, 4 जीरो चला गया, -2 बचा हुआ, यहाँ पर बच गया कितना आपका 15 या 45, है ना। देख लिए ध्यान से, 15 या 45 हो गया, और 3 1 4 जीरो 2 जीरो बचा हुआ था, मतलब 0.45 जूल आ रहा है। देखिए तो यही सही आंसर है, 0.452 जूल आ रहा है वर्क डन आपका, और पॉजिटिव में आ रहा है वर्क डन आपका। देख लीजिए ध्यान से, सही है। ये वर्क डन जो निकाले हैं हम, किस प्रोसेस के लिए निकाले हैं वो समझ लीजिए। ये था आपका ACB प्रोसेस के लिए। अब निकालते हैं फॉर, किसके लिए निकालते हैं, ADB के लिए, फॉर ADB प्रोसेस के लिए निकालते हैं। इस प्रोसेस में चलते हैं, ADB प्रोसेस में चलते हैं। जब इस प्रोसेस में चलिएगा तो वर्क डन जो होगा आपका ADB का, वो जो होगा वर्क डन, वो AD के वर्क डन आप प्लस DB के वर्क डन के बराबर होगा। देखिए ध्यान से समझिए, हम बोले ना हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए, है ना। AD प्लस DB के वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से मेरा वही बात होगा, वर्क डन जो है आपका निकालना है ADB का, ADB का निकालना है, ठीक है। अब जो है कौन, मुस्कान शर्मा जो नाम लिखे हुए हैं, वो अपना माइक ऑन करेंगे। जल्दी से माइक ऑन कीजिए। आप बताइए, वर्क डन ADB है, A से D और B जाना है। आप बताइए AD कौन सा प्रोसेस है, पहले आप बताइए A से D कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम बताइए। बोलिए जल्दी से, प्रोसेस का नाम बताना है। चलिए, आप क्यों नहीं याद करते हैं थ्योरी, हम बोले हैं ना कि एकदम क्लास का, है ना, प्रेजेंस आपको अनुभव करवाएंगे। माइक अपना ऑफ कीजिए अब आप। हर्षिता पांडे, आइसोबारिक, ये कौन सा हो गया, A से D आइसोबारिक, आइसोबारिक, और D से B कौन हो गया, आइसोकोरिक, यानी आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं, सिर्फ आइसोबारिक में होगा। अपना माइक ऑफ कीजिए अब आप। A से D जो है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है, मतलब इसका वर्क डन होगा, और D से B है जो आइसोकोरिक हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम 25 का 25 रह गया है, यानी इसका वर्क डन लिखिएगा तो लिखिएगा P V फाइनल माइनस V इनिशियल और प्लस 0। 0 क्यों लिखे हैं वो अब आपको याद करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। A से D आइसोबारिक था, ये आइसोकोरिक था। फिर से बोल देते हैं, रिप्ले करके देखने में मजा आएगा। ये A से D जो है, A से D देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए आइसोबारिक हुआ। और D से B जो है प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हो गया आपको, आइसोकोरिक, तो उसमें वर्क डन 0 हो गया। अब इसका वर्क डन जो होगा डायरेक्ट प्रेशर, तो इसके सामने देखिए नीचे जो प्रेशर है 10 कप्पा दिया हुआ है, यानी 10 और कप्पा मतलब किलो, इतना हो गया। अब फाइनल वॉल्यूम जो है 25 है, इनिशियल वॉल्यूम 10 है, तो 25 माइनस 10 गुने 10 टू पावर -6 हो गया। देख लिए ध्यान से, तो देखिए 3 1 4 0 तो ऐसा ही गया, यानी 0.15 जूल आपका वर्क डन पॉजिटिव हुआ। अब आपको निकालना है वर्क डन AC प्रोसेस का डायरेक्ट, यानी फॉर प्रोसेस AB, फॉर किसके लिए, AB प्रोसेस के लिए। सीधा AB से, A से B डायरेक्ट जाना है, A से B क्या करना है आपको, डायरेक्ट जाना है। तो वर्क डन जो हम लोग लिखेंगे A से B डायरेक्ट जाना है, क्या जाना है, A से B डायरेक्ट आपको जाना है, इस बात को समझ लीजिए। अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, है ना, दूसरा लोग नहीं बोलेंगे ज्यादा। देखिए हम कोशिश करते हैं कि सब लोग को इन्वॉल्व रखें, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एक है शुभम कुमार, माइक ऑन कीजिए। शुभम कुमार सोए हुए नहीं ना है, शुभम कुमार यस सर। जल्दी से बताइए कि AB कौन सा प्रोसेस है, आइडियाबैटिक। बोलिए जल्दी से। आइडियाबैटिक।
एडियाबेटिक में पीवी ग्राफ जो होता है ना हाइपरबोला होता है। और बोलिए, अंदाजा लगाइए कुछ और। कौन बता सकते हैं वो बताइए। No process. प्रोसेस नहीं है। कोई प्रोसेस नो नहीं है सर। प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं है धोखा हो गया ना फिर से दोबारा। आइसोथर्मल एडियाबेटिक में टेढ़ा ग्राफ होता है। टेढ़ा मतलब टेढ़ा ग्राफ होता है, समझ गए ना। पीवी ग्राफ टेढ़ा होता है, जबकि ये तो सीधा था। तो कोई प्रोसेस नहीं है तो वर्कडन का फार्मूला नहीं पता चलेगा। और जब वर्कडन बंकन का फार्मूला नहीं पता है तो एक को मेथड है, एरिया ऑफ ग्राफ, और कुछ नहीं बता सकता आपको वर्कडन। तो एरिया ऑफ ग्राफ किधर का निकालिएगा, सुनिएगा ध्यान से अब अच्छे से। इसका लिखिएगा, कोई प्रोसेस नहीं है तो एक क्यों आता है, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ ये लिखाएगा आपका वर्कडन बराबर, तब एरिया निकालिएगा। तो एरिया कहां से कहां तक निकालिएगा वो सोचिए ध्यान से। तो ए यहां है और बी यहां है, दोनों से हम ये कभी नहीं कहे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कभी कहा ही नहीं है कि इधर का एरिया निकालना है। ऐसा बातें हम कभी नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि दोनों एंड से वॉल्यूम एक्सिस के तरफ परपेंडिकुलर डालिए, वॉल्यूम एक्सिस के तरफ परपेंडिकुलर डालिए और उसका जो एरिया निकलेगा वो निकालना है। तो वॉल्यूम इस बार इधर नहीं, इधर तो प्रेशर है, तब यहां से वॉल्यूम की तरफ परपेंडिकुलर डालिए और यहां से वॉल्यूम एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डालिए और यहां से ये ग्राफ है और इसको मिला दीजिए, यानी आपका जो है ये एरिया निकलेगा। देख लीजिए इस एरिया का ग्राफ, ये एरिया कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम। तो हाफ इनटू पैरेलल साइड का सम, तो हाफ तो होगा, पैरेलल साइड कौन कौन है, तो यहां से यहां तक ये 10 कप्पा, यहां से यहां तक ये 30 कप्पा, तो 30 + 10 कप्पा का मतलब 10⁻³ हो गया। देख लिए ध्यान से। और यहां से पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो होगा 25 - 10 यानी 15 cc, तो 15 × 10⁻³ सॉरी cc है तो 6, क्या होगा 6 होगा। अब बताइए ध्यान से, यहां पर डेल W बराबर क्या हो गया आपका, देखिए ये 40 हो गया था और बटा 2 यानी 20 गुने 15 गुने 10⁻³ क्योंकि इसका 1 0 3 0 तो गायब कर दिया हूं। अब देखिए 15 दूनी 30 हो गया, ये 15 दूनी 30 हो गया, सॉरी 1 0 तो गायब, अब 15 दूनी 30 हो गया, यानी 0.30 जूल आपका वर्कडन होगा। अब वर्कडन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये सोचना है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताइए ध्यान से। पॉजिटिव होगा, क्यों, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए यहां पर वॉल्यूम 10 था, यहां पर वॉल्यूम 25 है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, इसलिए वर्कडन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। देख लिए ध्यान से, बार बार जब तक इस सब क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक थ्योरी का भी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और फिर हम तुरंत बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी मिटाने में 1 मिनट लगेगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास बुक है, आप बुक नहीं है तो हम पहले भी भेज चुके हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बताएंगे, सब क्वेश्चन बताएंगे। हमको पता है कि हमको सारा क्वेश्चन बतलाना है। देखिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो जरूर बनेगा, हर हाल में बनेगा, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बनेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए ही दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन। अब क्या देखिए कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC shown in the figure। अब की बार तो डाटा भी नहीं दिया है और फिर से VPA ग्राफ दिया है, मतलब ऐसे और को पसंद ज्यादा है VP ग्राफ, है ना। हम लोग पढ़ते हैं PV ग्राफ,
इसमें भी उसी तरह से एक चक्कर लगा दिए हैं, लेकिन चक्कर पूरा शायद नहीं है, साइक्लिक ग्राफ नहीं है। फिर से आप समझ सकते हैं बात को। यहाँ ए बी सी और डी ऐसे लिखा हुआ है, इधर से एरो इधर दिया हुआ है और इधर से डबल डबल एरो करके इधर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है फॉर प्रोसेस एबीसी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया है फॉर प्रोसेस एबीसी के लिए, एबीसी प्रोसेस के लिए दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? फॉर प्रोसेस एबीसी 80 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब, 80 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब, 80 जूल हीट एब्जॉर्ब क्या? हीट मतलब डेल क्यू। और अब आपसे पूछते हैं किन से? सत्यम माही, आप बताइएगा कि 80 जूल हीट जब एब्जॉर्ब किया तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? साइन कन्वेंशन। सिस्टम जो है 80 जूल हीट लिया है, एब्जॉर्ब किया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। बोलिए जल्दी से। प्लस लेंगे सर, क्या लेंगे? प्लस प्लस लेंगे। ठीक है, तो जब प्लस लेंगे तो अब ये तो बात सही है कि प्लस लेंगे, क्योंकि आपका हीट एब्जॉर्ब किया है। 30 जूल ऑफ वर्क डन, वर्क इज डन बाय इट, और 30 जूल वर्क डन भी हुआ है ना? तो फिजिक्स वाला बताएंगे कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? बताइए जल्दी से। माइनस। वर्क डन सिस्टम किया है कि सिस्टम के द्वारा किया गया है, ये पहले बताइए। वर्क डन जो है सिस्टम के द्वारा किया गया है, सिस्टम क्या है ये बताइए पहले आप। थर्टी जूल वर्क इज डन बाय इट, अगर सिस्टम वर्क किया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और सिस्टम पर वर्क हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चलिए, तो यहाँ तो प्लस होगा क्योंकि वर्क डन बाय इट लिखा हुआ है। तो अब आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो डेल क्यू बराबर होगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बताइए डेल क्यू दिया हुआ है 80 प्लस में, डेल यू पता नहीं है, और डेल डब्ल्यू जो है 30 जूल है। डेल यू बराबर आ गया 50 जूल, प्लस में आ गया। एगो नोट में पॉइंट लिखना चाहते हैं, जानते हैं 1 लाख रुपया का बात है ये, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से प्रोसेस चल के ए से सी तक गया है एबीसी में, और एडीसी भी है जो ए। देखिए दोनों प्रोसेस का ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब फॉर प्रोसेस हम चलना चाहते हैं एडीसी में, एडीसी में चलना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर प्रोसेस एडीसी में चलना चाहते हैं। जब एडीसी प्रोसेस में आप चलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा? तो एडीसी प्रोसेस में जब चलना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, जब 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 10 प्रोसेस, 50 प्रोसेस, 1000 प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम अगर सेम हो, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो इंटरनल एनर्जी हर एक प्रोसेस का सेम होता है। इंटरनल एनर्जी हर एक प्रोसेस का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी द पॉइंट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन, पहले भी बता चुके हैं। यानी कि इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल यू सेम होता है फॉर ऑल प्रोसेस के लिए। यहां थोड़ा मिटा के लिखते हैं, फॉर ऐसे घेर देते हैं, फॉर ऑल प्रोसेस के लिए। मतलब जितना भी प्रोसेस होगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा सेम होगा, किसके लिए? फॉर ऑल प्रोसेस के लिए। यानी कि अब आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ जो इंटरनल एनर्जी निकला है यही इंटरनल एनर्जी इसमें भी होगा। इस बात को पहले समझ लीजिए। अब साइन कन्वेंशन भी सेम होगा, प्लस का प्लस ही होगा, माइनस का माइनस ही होगा। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ सिस्टम डज 10 जूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, सिस्टम डज, सिस्टम किया है, तो हाउ मच हीट फ्लो इनटू इट ड्यूरिंग द सिस्टम,
फिर से कहता है इफ सिस्टम डज 10 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम ने वर्क किया है 10 जूल। देखिए ध्यान से, वर्क जो किया है सिस्टम ने किया है 10 जूल, तो 10 जूल ये प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? सिस्टम किया है तो प्लस ही लेंगे। अब डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो आप ही बताइए 50 प्लस 10 क्या होगा? 60 जूल प्लस में आया। 60 जूल प्लस में आने का मतलब ये हुआ कि आपका हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब किया गया होगा, यानी सिस्टम के द्वारा हीट एनर्जी क्या किया गया है? आपको एब्जॉर्ब किया गया है, इस बात को समझ लीजिए। और 60 जूल, इसमें अगर कहीं भी किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम 9 नंबर में चलेंगे। फिर हम 9 नंबर में चलेंगे। आज 9:30 बजे तक क्लास चले, सॉरी 8:30 बजे तक मिनिमम क्लास चलेगा ही हर हाल में। सर वो नोट पॉइंट एक बार फिर से बताइए ना। हाँ एकदम फिर से बताते हैं। देखिए याद कीजिएगा, ये प्रोसेस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पहला पॉइंट था वहां पर बता चुके थे। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे कैसे गए, उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, 10 प्रोसेस का अगर सेम हो तो हर एक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा। अभी इंटरनल एनर्जी का और भी कंसेप्ट है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो अभी तक 2 कंसेप्ट सीखे हैं कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये सुने कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट पाथ के लिए, तो हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। ये बात हम बोल रहे हैं, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा। तो कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो डाउट है हमसे पूछिए। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मन नहीं लगे पढ़ाई शुरुआत कर दीजिए, फिर भी मन नहीं लगे तो वीडियो देखना शुरुआत कर दीजिए, फिर भी मन नहीं करे तो दोस्त को फोन कीजिए और उससे 10 क्वेश्चन पूछने लगे, वो भी परेशान आप भी परेशान, है ना। कि बताओ इंटरनल एनर्जी जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो दोस्त को फोन करते हैं तो कहते हैं कि क्या खाया जी, आज क्या तुम्हारे घर में बना है। चलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं और थोड़ा समझने की बात भी करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 मिनट और पढ़ाएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसका छुट्टी दे देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। जिनका क्लास थोड़ा बहुत छूट जाता है वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा, है ना, मजा आ जाएगा उसमें भी। देखिए 9 नंबर में कहता है 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाई टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ ACB। मतलब फिर से आपकी बार ऐसे सुधर गए हैं, बिल्कुल सुधर गए। आपकी बार PV ग्राफ दिए हैं, क्या दिए हैं? PV ग्राफ दिए हैं आपकी बार। हर बार तो VP दे देते थे, अब की बार PV ग्राफ दे करके डाटा भी दिए हैं ABCD। मतलब कि फिर उसी तरह से है एक प्रोसेस। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो मजा तो आएगा ही। A B है और C और D है, ऐसे हैं। इधर से एक एरो है, इधर से 2 एरो है। बात को समझ लीजिए ध्यान से। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ 200 cc है, यहाँ 400 cc है, यहाँ 200 है, यहाँ 400 है, और ये जो है cc है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 50 और 155 है, 50 है और 155 है, वो भी कप्पा में है, किलो पास्कल में है। ये बात याद कर लीजिए, क्या चीज में है? कप्पा में है। कहता है 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम स्टेट A to B थ्रू प्रोसेस ACB।
यानी पहला में कह रहा है फॉर प्रोसेस ACB प्रोसेस में आपको कहता है डेल क्यू सप्लाई किया गया कितना 50 जूल, तब 50 कैलोरी हीट सप्लाई किया गया, और आपको तो यूज करना है किस में, आप याद कीजिए, आपको यूज करना है जूल में। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, उसको ध्यान में रखते हुए 4.2 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक तो जीरो गायब हो गया, सही, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 एक 21, इतना जूल हो जाएगा, 210 जूल आ गया। और प्रोसेस में हीट दिया गया है, सप्लाई किया गया है, इसलिए प्लस भी लेंगे, क्या लेंगे, इसलिए प्लस भी लेंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। फिर कहता है क्वेश्चन में फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक A to B via ADB। अब कहता है इसमें दे करके कहता है ADB में कितना हीट सप्लाई किया गया ये पूछिए। तो जब आपको हीट सप्लाई यहाँ दे दिया है तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन पहले निकाल लेते हैं। वर्क डन जब निकालने चलेंगे इस प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ नहीं तो बोलिए फिर से लिख देते हैं, हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ACB प्रोसेस का जो वर्क डन होगा अब की बार डायरेक्ट निकालते हैं ग्राफ मेथड से। इसके पहले तो प्रोसेस पूछ करके निकालते थे ना कौन सा प्रोसेस है। तो ACB में AC एक अलग प्रोसेस होगा नहीं, और चलिए एक आदमी से पूछ लेते हैं फिर से, आस्था कुमारी आप बताइए AC कौन सा प्रोसेस है। सर AC प्रेशर कांस्टेंट है ना इसमें, एरिया में क्या बोल दिए लगता मन से नहीं पढ़ते हैं आप, जितना मन से क्लास में पढ़ते थे। सर आइसोबारिक है। हाँ आइसोबारिक है, माइक ऑफ कीजिए। कंफ्यूज हो गए थे। चलिए तो डेल डब्ल्यू जो ये आइसोबारिक होगा और ये आइसोकोरिक होगा, इसका वर्क डन होगा नहीं। तो चलिए उसी तरह से निकाल लेते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते थे क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ACB प्रोसेस के लिए निकालिएगा डायरेक्ट एरिया। तो ACB मतलब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ PV ग्राफ, एरिया ऑफ PV ग्राफ। तब PV ग्राफ का एरिया निकालिए। तो ACB मतलब ACB प्रोसेस का, तो AB यहाँ है। तो देखिए हम क्या बोले थे, किधर निकालना है, वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जाना है, किधर, वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जाना है। तो B से वॉल्यूम इधर है, तो वॉल्यूम जाइएगा तो ऐसे आपको रेड वाला बनेगा लाइन ये, और यहां जाइएगा तो ऐसे बनेगा। अब यहां से अपने मन से तिरछा नहीं मिलाना है, इसका मतलब इसका जो है ये खड़ा लाइन का एरिया नहीं हो पाएगा। लाइन का कोई एरिया होता है क्या, क्लोज वॉल्यूम का एरिया होता है, मतलब इतना ही का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। याद कीजिए इतना ही एरिया आपको निकालना पड़ेगा ACB प्रोसेस के लिए। ये अकेला खड़ा बच गया, इसलिए इसका तो एरिया अब होगा ही नहीं है। और ऐसे भी आपको समझ में आता है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, वर्क डन बिल्कुल 0 होगा। तो यहाँ पर एरिया भी निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए लंबाई यहां से यहां देखिएगा तो 200 से 400 सीसी है, तो लंबाई 400 माइनस 200 सीसी हो गया, तो 400 माइनस 200 सीसी, और सीसी मतलब 10 टू पावर माइनस 6। और देखिए यहां से यहां तक 0 से 50 है, किलो पास्कल है, तब 50 कप्पा, 10 टू पावर 3 हो गया। देख लिए ध्यान से। अब हो गया 200 इंटू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया। देख लिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए, 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, तो 1 2 3 0 तो फिर से है, गायब हो जाएगा, यानी 10 जूल वर्क होगा, और वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था, यानी 10 जूल वर्क हो गया। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फिर से लगाइए, क्या डेल क्यू इक्वल टू डेल यू आप प्लस डेल डब्ल्यू। अब क्या लिखिएगा, डेल क्यू लिखिएगा 210 इक्वल टू डेल यू आप प्लस 10। इसलिए आप समझ सकते हैं बात को कि डेल यू बराबर जो आ गया 200 जूल आ गया आपका। देख लिए ध्यान से। और आपको पता है अभी अभी पढ़े थे कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो चेंज इंटरनल एनर्जी सेम होता है। तो चलते हैं फॉर प्रोसेस ADB के लिए, यानी फॉर प्रोसेस ADB के लिए चलिए।
एडीबी के लिए चलिए, तो एडीबी प्रोसेस के लिए जब चलेंगे, तो एडीबी प्रोसेस के लिए जब चलेंगे तो क्या होगा, फिर से डेल यू तो आपका वही हो गया 200 जूल। अब आपको पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन क्या एडीबी के लिए, एडीबी के लिए, तो एरिया ऑफ पीवी से ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ से ही निकाल लेते हैं, क्या चीज से, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ से ही निकाल लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ऐसे प्रोसेस भी सोच सकते हैं, प्रोसेस में भी कोई परेशानी नहीं है ना, प्रोसेस से भी कोई परेशानी नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए रोहित कुमार, माइक अपना ऑन कीजिए। यस सर। चलिए आप बताइएगा एडी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस है एडी, और डीबी कौन है, आइसोटोरिक प्रोसेस। ध्यान से नहीं याद करते हैं, सब उल्टा बोलते हैं। ए से बी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हुआ आइसोकोरिक, और डी से बी जो है प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए आइसोबारिक। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब आप थ्योरी याद कीजिए, बार बार कहते हैं कि एक बार पढ़ाते हैं आप 1000 बार देख सकते हैं, ऑनलाइन में तो बहुत फायदा है। आप तभी कहते हैं आप लोग समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा, एक ही चीज को तो 4 बार बोल रहे हैं। आपका ये बताइए ए से बी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका वर्क डन होगा नहीं, और आपका डी से बी जो है प्रेशर कांस्टेंट है, इसका वर्क डन होगा। या फिर डायरेक्ट आप एरिया भी निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वाला यहाँ पर पॉइंट ऐसे गिर गया, और बी से पॉइंट यहाँ ऐसे गिर गया, लेकिन प्रोसेस इधर से गया था, तो यानी आपको ये पूरे का एरिया अब निकालना पड़ेगा वर्क डन के लिए, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। इस बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरे का एरिया, क्योंकि ए पॉइंट से यहाँ पर आ गए, बी पॉइंट से यहाँ पर आ गए, प्रोसेस इधर से था, तो प्रोसेस के अनुसार घूमिएगा, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। और जब एरिया निकालना पड़ेगा तो यहाँ से 200 से 400 गया, फिर से हो गया यानी 200 सीसी, सीसी मतलब 10 टू पावर -6, और यहां से लेके यहां तक 155 है, लेकिन किलो है, तो किलो मतलब तो 1000 होता है। अब आप समझ लीजिए 3 और 2 5 0 तो गायब हो गया ऐसे ही, तो ये 2 गुने 155 इक्वल टू 10 टू पावर -1, तो 5 दूनी 10 और 35 से 31, मतलब इतना जूल आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से लिखिएगा, आप लिख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं। और डेल क्यू जो है आपका, डेल यू तो 200 ही है, और डेल डब्ल्यू 31 प्लस में आया है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो 231 जूल आ गया आपको डेल क्यू। हीट सप्लाई आ गया 231 जूल, लेकिन फिर से एसी वर्मा कैलोरी में दिए होंगे, तो डेल क्यू बराबर क्या होगा, 231 बाई 4.2, यहां से डिवाइड कीजिएगा तो आपको इतना कैलोरी आंसर आ जाएगा। क्या होगा, इसको डिवाइड करके जब हमको भेजिएगा तो फिर वहां भेज दीजिएगा डिवाइड करके आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन समझने में अगर किन्हीं को थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो हमको आप बतला सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे और तब फिर छुट्टी हो जाएगा। सर इसका 55 कैलोरी आ रहा है आंसर। ठीक है, अच्छा है ना। तो चलिए, किन्हीं को कुछ पूछना नहीं है तो हमको तो अब आगे बढ़ना है ना। देखिए बात समझिएगा ध्यान से अच्छी तरह से, तभी काम होगा, ठीक है। देखिए आज से कल से वर्क पावर एनर्जी भी चालू होगा 2 बजे में। जिनको मजबूत करना है फिजिक्स, वो जरूर क्लास करते रहिए। वर्क पावर एनर्जी के बाद सीधा जो बचा हुआ था टॉपिक आप लोग का, वो पढ़ाएंगे। क्या, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब टॉपिक चलेगा 2 बजे दिन में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम है वो भी सीसी में दिया हुआ है, और प्रेशर जो है फिर से कप्पा में दिया है, किलो पास्कल में। एक सर्कुलर पाथ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे है ना, ऐसे,
और आपको इंडिकेट किया है इधर से ऐसे डॉटेड लाइन, इधर से ऐसे डॉटेड लाइन, इधर से ऐसे डॉटेड लाइन और इधर से डॉटेड लाइन। यहां पर दिया है 100, यहां पर दिया है 300, यहां पर दिया है 100, यहां पर दिया है 300, ऐसे दिया हुआ है। और कहता है इस साइक्लिक प्रोसेस का कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब निकालना है आपको। क्या निकालना है? हीट एब्जॉर्ब। डायरेक्ट डेल क्यू निकालना है। तो डेल क्यू निकालने के लिए तो कोई फार्मूला होता नहीं है, एनसीपी डेल टी, एनसीपी डेल टी वो सब का डाटा दिया हुआ नहीं है। क्या सोचिएगा आप, आपको डेल क्यू निकालना है। तो देखिए अभी अभी फिर से आप बात बोल रहे हैं, ध्यान से। अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो जहां से चलिएगा वहीं पर लौट जाइएगा, जहां से चलिएगा वहीं पर लौट जाइएगा। तो बात अब ध्यान से आप समझिए, जहां से चलिएगा वहीं पर लौटिएगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। यानी कि आप याद कीजिए साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि नोट पॉइंट फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देन तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? 0 होगा। दैट इज कह सकते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल यू क्या होगा? 0 होगा। देखिए हम बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी होगा। अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, अगला दिन तो प्योर थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल ही नहीं बताएंगे। अभी थ्योरी भी बहुत सारा बाकी है हम लोग का। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू आपका क्या होगा? 0 होगा आपका। अब आपको इंटरनल एनर्जी पता चल गया, अब वर्क डन निकालना है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है सर्किल के अंदर, साइकिल के अंदर कहीं एरिया होता है। दूसरा पॉइंट, जो वर्क डन होगा एरिया अंडर कर्व होगा, पीवी कर्व। एरिया अंडर पीवी कर्व, जो एरिया इसके अंदर का होगा उतना ही एरिया लेंगे। बस इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। क्या लेंगे? सिर्फ उतना ही एरिया लेंगे। तो ये तो सर्किल है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात को समझ लीजिए। हम पाई आर स्क्वायर लिखें, देखिए लिखने का तरीका मेरा, पाई R1 R2, ये पाई आर स्क्वायर है। देखिए यहां से ये वाला जो, अगर इसको आप R1 मानते हैं, अगर इसको आप R1 मानते हैं तो इधर से R2 मानिएगा, लेकिन ये डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस तो इसका आधा होगा। यानी कि यहां से यहां तक 100 से 300 है, यानी 200 है, तो रेडियस हो जाएगा 100। याद रह जाएगा, क्योंकि डायमीटर 200 है तो रेडियस हो जाएगा 100। इधर भी डायमीटर 200 है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा? 100। यानी कि 3.14 इंटू 100 cc मतलब 10⁻⁶। 100 कप्पा मतलब 10⁻3। तो देखिए 3 0 और 2 5 0 और एक 6 0 मिलकर उधर गायब, यानी कि 31.4 जूल जो है वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो देखिए ये है आपका वीपी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है। तो पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होता था? पॉजिटिव होता था। लेकिन ये वीपी ग्राफ है तो उसका उल्टा होगा, ये यहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव हुआ? सुन लीजिए ध्यान से। वॉल्यूम की तरफ से देखिए, देखिए यहां से देखिएगा तो इधर का वॉल्यूम घट रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। 300 से यहां तक आके 200 हो गया, तो इसका नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है और पॉजिटिव वर्क डन कम है, इसलिए ये माइनस में होगा। यानी कि आपको समझ में आ गया है वह कि डेल डब्ल्यू जो है -31.4 जूल है। अब आपका डेल यू 0 है। आपको कहता है डेल क्यू निकालें, डेल क्यू बराबर होगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। देख लीजिए ध्यान से। तो डेल क्यू जो हो जाएगा आपका, डेल क्यू जो हो गया आपका, ये तो 0 हो गया और -31.4 हो गया, यानी डेल क्यू जो हो गया -31.4 जूल आपका क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। यानी इंटरनल एनर्जी जो है माइनस में आया है। क्या चीज में आया है? माइनस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ ये आप लोग बताइए, इसका मतलब क्या होगा ये बताइए।
वॉल्यूम घंट रहा। ठीक है, सर में सब प्लस है। प्लस आया है, प्लस कहाँ प्लस आया है? 31.5 चेक कर लीजिए, पीवी ग्राफ है या वीपी ग्राफ है, वहां ग्राफ चेक कीजिए, वीपी ग्राफ है ना, तो वॉल्यूम आपका है, तो वॉल्यूम देखिए आपका, ये वॉल्यूम जो हायर वॉल्यूम से ये वाला एरिया ज्यादा है नेगेटिव वर्क डन का, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का एरिया ज्यादा है और पॉजिटिव वर्क डन का एरिया कम है, तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, उसमें मैग्नीट्यूड में आंसर दिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया बात अच्छी तरह से कि कोई कष्ट है ही, बोलिए अब। सर वर्क डन निगेटिव कैसे होएगा फिर से? देखिए यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर देखिए ध्यान से है, एरो अगर इधर से है तो आप बुक में एरो मिला लीजिए, एरो इधर से है कि इधर का एरो है, पहले ये बताइए अब हमको। आप बुक देखिए, एरो मेरा सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है एरो? सही है। ठीक है सही है ना? सही है, तो देखिए यहां से हम इधर से इधर जब जा रहा है, इस प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन निकालेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का वर्क डन, और इस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है आपका घट रहा है, देख लीजिए ना, 300 से 100 हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है ना, 300 से 100 हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव ही बताइए आप लोग? नेगेटिव होगा। अब यहां से देखिए, यहां से देखिएगा यहां तक, इधर प्रोसेस से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 100 से 300 तक जा रहा है, लेकिन इसका एरिया निकालिएगा तो ये वाला निकलेगा, रेड वाला। अब बताइए रेड लाइन का एरिया ज्यादा है कि ब्लैक वाले का एरिया ज्यादा है? रेड वाले का वर्क डन पॉजिटिव है और ब्लैक वाले का वर्क डन नेगेटिव है, तो जिसका एरिया ज्यादा, तो ब्लैक वाला का एरिया ज्यादा है तो उसका वर्क डन नेगेटिव है, और रेड वाले का एरिया कम है उसका वर्क डन पॉजिटिव है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही नहीं बच जाएगा, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए अब। चलिए इसी के साथ मीटिंग एंड करते हैं, फिर से कोशिश कीजिए फार्मूला याद करने। देखिए जब तक 5 बार 6 बार 8 बार नहीं रिवीजन होगा तब तक कोई उपाय नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। और आज इसी के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं, है ना, फिर से मिलेंगे।